ये तीसरी वीडियो है ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट की, जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है प्रहार। ठीक है, जो पहले की दो वीडियोस आ चुकी है उसमें 12, 13, 14 और 15 में जो शिफ्ट हुई थी 2021 में नवंबर में, वो हम सारे सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। इस वाली वीडियो में 16 और 17 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम पूछेंगे, डिकोड करेंगे और ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जो आने वाला एग्जाम है वहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला सवाल देखते हैं। इन्होंने पूछा है बोर्ड के ऊपर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, पहले भी हमने ऐसे सेम पैटर्न पे सवाल देखे थे कि एक्ट उठा लिए, उनका पूछ लिया। इससे पिछली वाली वीडियो आप जाके देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा पूरा। मैंने वहां भी आपको बताया था कि एक एक्ट है, उसी से सिमिलर बहुत सारे एक्ट की मैंने आपको लिस्ट दे दी थी। तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। तो देखिए, इन्होंने पूछा है कि जो स्टैब्लिशमेंट बोर्ड, जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है बोर्ड का, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है, वो किसके अंडर हुआ है? तो वो कौन सा हमारा एक्ट है? वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, जो कि 1960 में आया था। बाकी के एक्ट देख लो कब आए थे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पीछे भी मैंने बताया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पीछे भी मैंने सेम बता रखा है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये भी मैंने सेम आपको पीछे बता रखा है। जो पिछली वीडियोज है आप जाके देखोगे, कुछ भी नया नहीं है इनमें, वहां पे बहुत डीप एनालिसिस कर रखी है। तो आप बहुत जरूरी है आप उनको जाकर देखो। बिल्कुल सेम पैटर्न पे इन्होंने अब फिर एक्ट के ऊपर पूछ लिया कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट है वो किस ईयर में इनेक्ट हुआ। ठीक है, तो वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुगर केन के ऊपर पूछा था कि जो गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य होता है उसको अप्रूव कौन करता है, ठीक है, अनुमोदित कौन करता है? तो वो कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। ये एफआरबी होता क्या है? एक मिनिमम एश्योर्ड प्राइस होता है जो शुगर मिल्स होंगी वो फार्मर्स को देंगी ही देंगी, सरकार डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये मिनिमम एक एमएसपी की तरह होता है। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बाकी क्रॉप्स के लिए जब दिया जाता है इसको बोलते हैं एमएसपी, लेकिन जब शुगर केन को दिया जाएगा ये मिनिमम एश्योर्ड प्राइस, इसको क्या बोलेंगे? एफआरपी। तो डिफरेंस याद रखना। ठीक है, बाकी अगर मैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो उसका मेनली काम होता है कि वो व्हीट को और राइस को प्रोक्यूर करती है। ठीक है, और ये नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये पल्सेस और ऑयल सीड्स का प्रोक्योरमेंट करती है। बाकी देखो, ये तो एपीएमसी तो मंडी के रेगुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया कि जो एमएसपी है वो बाकी क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, और जो एफआरपी है वो शुगर केन के लिए दिया जाता है। वैसे ही इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है ये, लेकिन इन शुगर केन यहाँ लिखा था तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया आपको। अब ये अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। लेकिन अगर इस वाले सवाल में जो आने वाला जो एग्जाम है उसमें पूछ ले कि रिकमेंड कौन करता है इसको, तो कौन रिकमेंड करता है? ये करता है सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस याद रखना आपको। रिकमेंड कोई और करता है और अप्रूव जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। इसको हेड कौन करते हैं? इसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है, सॉइल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। वैसे तो मेरी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है घटना चक्र की, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से डीप के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ लो। इसमें उन्होंने पूछा था कि जो पीडमोंट प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे उनका नाम भी दे दिया उन्होंने, चोज और दुआर्स, तो वहां पे जो सॉइल होती है वो उस सॉइल का नाम बताना था आपको। तो अगर आपको पीडमोंट का मतलब पता होता तो ये सवाल आप बड़े आराम से कर देते। जो पीडमोंट होता है उसका मतलब था फुट ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन है उसके बिल्कुल फुट पे जो प्लेन्स बनते हैं उसको बोलते हैं हम पीडमोंट प्लेन्स। ठीक है, ये रहा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला जितना भी एरिया है ना, ठीक है, हमारा यूपी बिहार वाला है, गंगा बहती है, तो इस वाले एरिया ये जो प्लेन्स इनको बोलते हैं पीडमोंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है आपके, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो जो वेस्ट बंगाल वाले एरिया है वहाँ पे द्वार बोल देते हैं उनको, और ये हरियाणा और पंजाब वाले एरिया को चोस बोल देते हैं। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एलुवियल पाई जाती है, राइट। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है, द्वार में क्या है? असम और वेस्ट बंगाल वाले रीजन, जो टी कल्टीवेशन, चाय के जो बागान वाले जो एरियाज होते हैं। ठीक है, तो एलुवियल हो गया इसका आंसर। और बाकी मैं अगर अगर आपको दिखाऊं कौन कौन सी सॉइल्स हैं, तो देखो, जो डेक्कन वाला रीजन है वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और ये पूरा जो पेनिनसुलर एरिया है यहाँ पे रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, और यहीं पर ये जो आपके ज़्यादा जहाँ पे बारिश वारिश देखने को मिलती है वहाँ पे लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ओवरव्यू ले लो इसका। ठीक है, अगर आपको पूछता है आयोग कि भाई ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है तो आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये कि वो कौन से एनिमल होते हैं जो रात में एक्टिव होते हैं, राइट। तो कुछ इंसान भी होते हैं हम जैसे, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल बोलते हैं, निशाचर जो होते हैं बेसिकली। तो जो रात में एनिमल्स जो एक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल, और जो दिन में एक्टिव बोलते हैं उनको बोलते हैं डायर्नल। ठीक है, दिनचर। सिंपल सा सवाल था। और ये बोरियल और ऑरोरल तो ये बेकार ही इसमें डाल दिए थे उन्होंने। नाम भी देख लो कौन कौन से हैं नॉक्टर्नल वाले। लेपर्ड हो गया, उल्लू हो गया, ठीक है, बैट हो गई और हाइना हो गया आपका। अब नेबरिंग कंट्रीज पे पूछा था
कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री ऐसी है जो लैंड लॉक्ड है, जो जिसके पास ना ही सी का एक्सेस है ना ही ओशन का एक्सेस है। तो वो देख लो, इसमें जो पूछा गया था उसमें म्यांमार, चाइना, भूटान और पाकिस्तान में से पूछा था। तो यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा ये छुटकू सा भूटान है, ठीक है, ये लैंड लॉक्ड है, दिख रहा है ना, सी यहाँ पर है, ओशन यहाँ पर है, तो कुछ एक्सेस नहीं है इसका। ऐसी और कौन सी कंट्रीज हैं? भूटान है, नेपाल है और अफगानिस्तान है, राइट। तो अगर इस बार क्वेश्चन पूछ ले तो देख लेना, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल कोर ज्योग्राफी का सवाल था, ठीक है, 6th 7th में पढ़ने को मिल जाएगा आपको कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। जब आपका एटमॉस्फेयर में जो वर्टिकल हीटिंग होती है उस प्रोसेस को बोलते क्या है? कंडक्शन बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, एडवेक्शन बोलते हैं। उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जो कंडक्शन दिख रहा है ना, इसका बेसिकली मतलब होता है, जैसे सपोज करो आपकी लैंड है, आपकी नीचे वाली, वो लैंड गर्म है। अब जो उसके बिल्कुल ऊपर वाली जो लेयर होगी, एयर की जो लेयर होगी, वो उसके टच में आई तो वो उस टच की वजह से क्या हो गई? गर्म हो गई। इसको बोल दिया कंडक्शन, ठीक है, ये होता है कंडक्शन। और कन्वेक्शन क्या होता है? जब गर्म हवा होती है, जब हवा गर्म होगी तो वो अपने आप ही राइज करती है, ये प्रॉपर्टी होती है हवा की। जैसी वो गर्म होगी वो अपने आप राइज करेगी। जो ठंडी हवा होती है वो डिसेंड करती है, ठंडी हवा डिसेंड करती है और गर्म हवा ऊपर जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं हवा की। तो जब अपने आप, जब हवा गर्म हो गई, जब अपने आप ऊपर जा रही है, उसको क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन, ठीक है। और जब कंडक्शन कब बोलेंगे? जब लैंड गर्म थी, जमीन गर्म थी, और जब लोअर जो वो थी, लेयर थी एटमॉस्फेयर की, जब वो उसके कांटेक्ट में आई तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। एडवेक्शन क्या होता है? ये वर्टिकल मूवमेंट था। जब हॉरिजेंटल मूवमेंट होती है, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जब हवा जाती है, उसको बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं सन से निकलती हैं उससे रिलेटेड है। और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है? जब हमारी तुम्हारी सरफेस से लॉन्ग लॉन्ग वेव की फॉर्म में जाती है तो उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये चारों आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। तो वर्टिकल हीटिंग क्या है एटमॉस्फेयर की? वो है आपकी कन्वेक्शन, ठीक है, वो याद रखना आप। कैक्टस के ऊपर एनवायरनमेंट का सवाल है। कैक्टस किसका एग्जाम्पल है? विच टाइप ऑफ प्लांट है ये, ठीक है। तो कैसा, ये गूदेदार पादप है, सक्लेंट है ये। क्यों? क्योंकि ये पानी को स्टोर कर लेता है अपनी लीव्स में और स्टेम में। थिक और फ्लैशी स्ट्रक्चर तो आपको दिख ही रहा होगा इसका। इसकी रूट्स बहुत ज्यादा डीप होती हैं और आपने देखा होगा कभी कभी इस पे वैक्स, एक वैक्स तरह की इकट्ठी हो जाती है, इसको हम वैक्सी कोटिंग बोलते हैं। तो सब पानी को बचाने के लिए होती है वो, राइट। तो कैक्टस के ऊपर सीधा सवाल था, मॉसिस हो नहीं सकता, काई थोड़ी होगी, काई कैसे हो जाएगी डेजर्ट में? मतलब पता ही हमको कैक्टस सूखे रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं, और काई हमको दिखेगी आपको जो वेट एरियाज होते हैं वहां देखने को मिलती है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं। और देख लो, इनसे सवाल आ गया तो क्या करोगे? जीरो फाइट क्या होते हैं? जीरो ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं ये भी, ठीक है। इसको आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये जो ना कैक्टस जो है, इसको इसमें जीरो फाइट इसको आप बोल सकते हो। हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब क्या होता है आपका? सलाइन एरियाज, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो सॉल्टी एरियाज में, जो सॉल्टी सॉइल में डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, उनको बोलते हैं हम हेलोफाइट्स, जैसे कि मैंग्रोव्स, ठीक है। एपीफाइट्स क्या होते हैं? छोटा सा प्लांट है, कोई कोई बेल टाइप से मान लो, और वो दूसरे प्लांट का सहारा ले रहा है, उसके ऊपर, उसके सहारे के ऊपर ग्रो हो रहा है, उसको बोलेंगे एपीफाइट्स। तो सिंपल सा है। अब ये पॉलिटी का सवाल था, कोर पॉलिटी का, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि इन्वायरमेंट लिख रहा था, तो मैं सब इंक्लूड कर दूंगा इसमें। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ। तो वो क्या है? वो क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारे सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 51A(g) में। जो हमारे मोहित सिंह सर हैं, एसएससी सीपू क्वालिफाइड, वो आपको पॉलिटी करा रहे हैं, वो भी कवर करेंगे अच्छे से आपको, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है और ये डीपीएसपी भी है। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, जो हमारी राज्य की ड्यूटी होती है। तो वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48A में। अगर आप फंडामेंटल राइट वाले उसमें जाओगे तो एक है आर्टिकल 21, उसमें भी मेंशन कर रखा है राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने यहाँ पे आपको डाल दिए हैं, ठीक है। देखो फिर से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के ऊपर पूछ लिया। अभी ऊपर देखा था हमने प्रिवेंशन वाला, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी वाला जो एक्ट था। सिमिलर जितने भी एक्ट है मैंने पिछली वीडियो में सारे कवर करा रखे हैं आपको, ठीक है। तो वो सिंपल सा सवाल था कि कब इनेक्ट हुआ? 1927 में हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछ लिया, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, कोर, बफर और ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्या पूछा था उन्होंने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल ही ज्यादा प्रोहिबिटेड है। तो वो कौन सा होता है? वो आपका कोर जोन होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रहा, ठीक है। कोर जोन, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। ट्रांजिशन जोन में होती है, ठीक है, और बफर जोन में हल्की फुल्की होती है, जिसमें एजुकेशन, रिसर्च वगैरह आप अलाउ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है और ज्यादा अच्छे से। तो कोर जोन क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, कुछ भी अलाउ नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है।
जो हमारा बफर जोन होता है कोर एरिया के अराउंड में, अब रिसर्च एजुकेशन आप कर सकते हो। ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड होगी, क्यों? क्योंकि रिसर्च एजुकेशन कर रहे हैं वहाँ पर जाके, तो वहाँ ह्यूमंस तो जाएंगे ही ना बिल्कुल भी। और जो ट्रांजिशन जोन होता है, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट जोन होता है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे आप ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ कर सकते हो बहुत आराम से। तो ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया बायोस्फीयर रिजर्व का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत रैंडम सवाल था, ठीक है, कि पहला स्टेट कौन है इंडिया में जो बिल्कुल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, तो वो सिक्किम है। 2016 में ये बना था। ये हम पढ़ते रहते हैं, जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सिंपल सा बेसिक सा फैक्ट होता है। अब ये एटमॉस्फेयर लेयर के ऊपर उन्होंने सवाल पूछ लिया कि जो ओजोन है, बहुत तुच्छी सा सवाल था ये, बहुत सिंपल सा सवाल था, ठीक है, बट कोई अगर ज्योग्राफी नॉर्मली पढ़ता है वो कर ही देता है इसको। लेकिन फिर भी बाकी की लेयर्स दिखा देता हूँ मैं आपको और कौन कौन सी होती हैं। तो वो कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर होती है जहाँ पे ओजोन पाई जाती है, और ओजोन का काम क्या होता है? जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती है इनको एब्जॉर्ब करती है वो, ठीक है। तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समताप मंडल, ठीक है। अब बाकी की लेयर्स देख लो। ये रही आपकी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो भाई आप, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर होती है। फिर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर आपकी मीजोस्फेयर होती है, फिर बीच में एक होती है, इसको हम बोलते हैं आइनोस्फेयर, ठीक है, और फिर उस सबसे लास्ट में होती है थर्मोस्फेयर, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि इस स्ट्रक्चर में होती है। जितनी भी वेदर एक्टिविटी होती है ना आपकी, बस एक ही याद रख लो, जितनी भी वेदर एक्टिविटी होती है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में खत्म हो जाती है, राइट। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको अच्छे से देखेंगे कि वो कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये लॉन्च किया था, ये वाला प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, ठीक है। तो वो किसने लॉन्च किया था? यूनेस्को का प्रोग्राम है ये, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। कब लॉन्च किया था? 1971 में। इस प्रोग्राम के अंडर जो यूनेस्को है वो पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क बनाता है बायोस्फीयर रिजर्व के, मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह दे देगा, एक अच्छा कैटेगरी में रख देता है उनको। अब हमारे इंडिया में जितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आयोग, ठीक है, बड़े आराम से पूछेगा। तो कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट है, उत्तराखंड में नंदा देवी है, ठीक है, एमपी में आपकी दो हैं, पन्ना हो गया, पचमढ़ी हो गया, गुजरात में क्या है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, नीलगिरी हो गया, अगस्तमलाई हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, एक बिल्कुल ही ग्रेट निकोबार वाला हो गया, शेषाचलम हो गया, अचानकमर हो गया छत्तीसगढ़ में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी, कंचनजंगा, दिहांग दिबांग, मेरी जो मैपिंग वाली सीरीज चल रही है शॉर्ट वीडियोस की, आप वहाँ भी कवर कर, यहाँ कवर कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ कवर कराता हूँ मैं, ठीक है, सबसे ट्रिक्स के साथ याद कराता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को खाली मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि पीवाईक्यू की सीरीज है ये। अब इसमें जो अगर याद करने की चीज़ है कोई, तो आप ये याद कर सकते हो कि टोटल तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, राइट। लेकिन जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है यूनेस्को का, उसके अंडर कितने आते हैं? तो उसके अंडर आते हैं, ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, इससे दिख रहा होगा आपको, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर ऑप्शन में डाल देगा कि कौन कौन से हैं तो फिर आप बता पाओगे इजीली। और इन सबको याद करने से अच्छा ये है कि आप ये याद कर लो कि 18 में से कौन कौन से नहीं है। जैसे दिहांग दिबांग नहीं है, दिबुरी सियाकोवा नहीं है, मानस नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ नहीं है, शेषाचलम नहीं है। अब ये याद हो गया आपको, ग्रेट निकोबार नहीं है, तो आइडिया लगा लो कि 5-6 ही तो है खाली, 18 में से याद कर लो, राइट। ये उसके ऊपर था, करंट अफेयर के ऊपर सवाल था पूरा का पूरा, ठीक है। आप इसको अभी लीव कर सकते हो, जो इस साल के करंट अफेयर है वो भी हम कवर करा देंगे आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। कोर ज्योग्राफी से सवाल था ये वाला भी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर, ठीक है। किसने इसको प्रपोज किया था? बहुत बेसिक सवाल था ये, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, राइट। सुपर, इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है कि जो सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम ऑल द अर्थ बोलते थे, उसका नाम क्या था? उसका पेंजिया नाम था, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा आपका, ठीक है। पहले एक ही लैंड मास था ना पूरा का पूरा, तो क्या नाम था उसका? पेंजिया था। और ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम था पैंथालासा, ठीक है। फिर ये पेंजिया ब्रोक हुआ लोरेशिया में, गोंडवाना में। जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है मेरी इसी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप प्लीज आके उसे देखो, ठीक है। फिर ये ऐसे टूटा ऐसे टूटा, और फिर ये रहा हमारा ये आज का, ठीक है, प्यारा भारत यहाँ पे दिख रहा है ये, राइट। तो इसके ऊपर सीधा सीधा सवाल पूछ ले कॉन्टिनेंटल, कुछ ज्यादा डीप में नहीं गए, कुछ नहीं गए। तो अब ये पढ़ लो, क्या पता इस बार इसमें से पूछ ले, ठीक है। जो जो कन्वेक्शन करंट हाइपोथेसिस है उसको किसने प्रपोज किया था? उसको हमारे आर्थर होम्स ने किया था, ठीक है। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है 1960 में जो आई थी, उसको हैरी हैस ने किया था। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके लिए कोई एक आदमी नहीं है, ठीक है, कि उसने पूरा बना दी वो थ्योरी, वो कई सारे इनसे जोग्राफर से मिलकर वो बनाई गई है। लेकिन जो टर्म प्लेट है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये हमारे ये भैया हैं, तूजो विल्सन, ठीक है, 1965 में इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब एक सवाल देख लिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कैसे पूछा जाता है, अब उसी के राउंड हमने और सारी जितनी थ्योरीज थी वो पढ़ ली, उनके जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो भी पढ़ लिया हमने, राइट। अब ये भी करंट अफेयर से सवाल था, लास्ट सवाल है ये, इसके बाद हम वीडियो खत्म कर देंगे।
कि ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी, जो ननकाना साहिब, ठीक है, उस वक्त न्यूज में थे ये, जहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, वो कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है, जो विलेज है उनका, तो रावी नदी के ऊपर लोकेटेड है। मैंने यहाँ पे आपको और दिखा दिया, ये रहा आपका ननकाना साहिब, राइट। यहाँ पे हरमिंदर साहिब है, यहाँ पे करतारपुर जो कॉरिडोर है वो है, यहाँ पे पंजा साहिब है। तो जितने भी साहिब हैं आप यहाँ पे देख लो। और ये रही थी बस नीचे, तो यहाँ पर है वो ननकाना साहिब रवि, राइट। तो बाकी की रिवर्स भी देख लेना। और जो मेरी वो वाली सीरीज चल रही है घटना चक्र की, उसमें सीरीज अभी मैं रिवर्स सारी कवर कराऊंगा तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। अब ये जो सीरीज, जो हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यू की, मैं आपको वो बता देता हूँ उसके बारे में, ठीक है। प्रहार सीरीज चल रही है, ये हमारे अक्षित सर हैं, यूपी जीके कवर करा रहे हैं ट्रिक्स के थ्रू। सारी की सारी आपको पूरी यूपी जीके कवर करा देगी। जितने पीवाईक्यू हैं इनके अलग सीरीज भी चल रही है, आप वो भी फॉलो कर लो। ये मैं हूँ, ये मोहित सिंह सर हैं हमारे, एसएससी सीपू क्वालिफाइड हैं, ये पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। ये डॉक्टर प्राची हैं, ये एमबीबीएस हैं, ये साइंस के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो कवर कराएंगे आपको। ये मोहित यादव सर हैं, ये एडवोकेट हैं और उन्होंने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखा है। ये आपको हिंदी और मूल विधि दोनों पढ़ा रहे हैं। और ये संसार गौतम सर हैं, ये आपको हिस्ट्री के सारे के पीवाईक्यू और जितने भी मिसलेनियस हैं वो कवर कराएंगे। इन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर रखा है, राइट। और ये मैं हूँ, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।